हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे अर्थिंग के बारे में। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको अर्थिंग के बारे में काफ़ी डिटेल से बताया कि अर्थिंग हम लोग क्यों करते हैं, अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग कहाँ पे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये भी मैंने बताया था। आज हम लोग देखेंगे कि अर्थिंग कितने प्रकार के होते हैं। पहले तो ये समझेंगे, उसके बाद मैं उसमें बताऊँगा कि उसमें भी कैसे कैसे क्लासिफिकेशन है। ठीक है, फिर इसमें हम पढ़ेंगे कि जो अर्थ वैल्यू का रेसिस्टेंस होता है उसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, अर्थ वैल्यू का रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट, तो ध्यान दीजिए, जो अर्थिंग होते हैं जनरली दो प्रकार का होगा। एक होता है सिस्टम अर्थिंग और दूसरा होता है इक्विपमेंट अर्थिंग। ठीक है, एक होता है सिस्टम अर्थिंग और दूसरा आपका कौन सा है, इक्विपमेंट अर्थिंग। अब यह सिस्टम अर्थिंग और इक्विपमेंट अर्थिंग क्या होता है, इस दोनों के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको देखिए डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ आपके पास में एक डायग्राम है, ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिए ये डायग्राम क्या है। ठीक ना, चल ये डायग्राम क्या है इसमें हम समझते हैं। तो पहले आप जानिएगा अर्थिंग कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक आपका सिस्टम अर्थिंग और दूसरा आपका इक्विपमेंट अर्थिंग। दोनों में डिफरेंस क्या है ये चीज समझ लीजिए, फिर इसके भी क्लासिफिकेशन है, उसको भी मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपके पास में कोई सप्लाई सिस्टम है। ठीक है, ये सप्लाई सिस्टम है जहाँ से कि सप्लाई जा रहा है, मतलब कि ये आर हो गया, वाई हो गया, बी हो गया। आर, वाई और बी ये तीनों हमारा क्या है, फेज है। ये तीनों क्या है, फेज है। और यहाँ पे हमारा ब्लैक है, ब्लैक ध्यान दीजिएगा, ये ब्लैक है जो कि न्यूट्रल को बताता है। ये सारा चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आर को किस चीज़ से डिनोट करते हो, वाई को किस चीज़ से डिनोट करते हो, बी जो होता है वो क्या बताता है हमें, ब्लैक जो होता है वह क्या दर्शाता है, इन सब के बारे में आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है। अब यहाँ पे देखिए, ये कोई इंस्टॉलेशन है सिंगल फेज का। ठीक है, कोई भी इंस्टॉलेशन होगा, यहाँ पे आप जो भी इक्विपमेंट आप इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे आप इंस्टॉल कीजिए और उसको आप लगा दीजिए। अब ये सिंगल फेज है तो इसके लिए हमें क्या है, एक फेज और एक न्यूट्रल की आवश्यकता है। यहाँ से लिए एक फेज लगा दिए और एक न्यूट्रल लिए और यहाँ पे लगा दिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये बाहर वाला पार्ट है हमारा, कहने का मतलब कि ये जो है हमारे पास में क्या, बॉडी, मेटालिक बॉडी की बात हम जब कर रहे होते हैं तो ये हम मेटालिक बॉडी में देखिए, ये जो है मेटालिक बॉडी से हमने क्या किया, एक अर्थ में कनेक्शन बना दिया। ये अर्थ इलेक्ट्रोड है, क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, ये हमारा मेटालिक बॉडी से कनेक्ट करके हमने क्या किया, इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया। तो ये एक प्रकार का अर्थिंग हो गया जो कि हमारा क्या कहलाता है, इक्विपमेंट अर्थिंग। क्या कहलाता है, इक्विपमेंट अर्थिंग। समझ में आई बात। तो इक्विपमेंट अर्थिंग किसको बोलेंगे, वैसा अर्थिंग जिसमें कि हम लोग बाहरी पोर्शन मतलब नॉन करंट कैरिंग पाथ या मेटालिक बॉडी, चाहे जो भी होगा, है ना, नॉन करंट कैरिंग पार्ट या फिर मेटालिक बॉडी ऑफ द डिवाइस ऑफ द इक्विपमेंट को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं अर्थ से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विपमेंट अर्थिंग। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विपमेंट अर्थिंग। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, इसमें एक फेज वायर है और दूसरा हमारा न्यूट्रल वायर है। यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो हमने क्या किया है, ये न्यूट्रल वायर को हमने अर्थिंग में कर दिया। ठीक है, न्यूट्रल वायर को हमने क्या किया, अर्थ में कनेक्ट कर दिया। तो जब आप किसी भी लाइव वायर को आपने अगर या सप्लाई सिस्टम के पार्ट को कनेक्ट कर दिया है अर्थ से, तो वैसे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम अर्थिंग। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम अर्थिंग। तो समझ में आया सिस्टम अर्थिंग और इक्विपमेंट अर्थिंग में क्या अंतर है। सिस्टम अर्थिंग कह लीजिए कि वैसा अर्थिंग का पार्ट कहिए या वैसा अर्थिंग जिसमें कि हम वायर को या जो लाइव वायर होगा उसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं अर्थ से, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिस्टम अर्थिंग। ठीक है, उसको हम सिस्टम अर्थिंग कहते हैं। एक होता है इक्विपमेंट अर्थिंग जिसमें कि हम जो भी मेटालिक बॉडी होगा, जितना सारा मेटालिक बॉडी होगा, लाइक मान लेते हैं कि ट्रांसफार्मर हो, तो ट्रांसफार्मर का टैंक को हम लोग अगर अर्थ कर दिए, लाइक आप यहाँ पे समझ लीजिए, देखिए ये अगर मान लीजिए कि कभी आपने देखा होगा कि ये ट्रांसफार्मर है, अगर मैं बोलूँ ऐसा, ये ट्रांसफार्मर है जो कि ट्रांसफार्मर का टैंक है, इसके अंदर आपके पास में ये कोर है। ठीक है, इसके अंदर ये कोर है,
यहाँ पे इस तरह से आपका एक वाइंडिंग रहेगा, इधर रहेगा वाइंडिंग, ठीक है। अब यहाँ से मान लीजिए एक आपका फेज है, एक आपका न्यूट्रल है, कुछ इस तरह से हम मान लें। तो ये न्यूट्रल वाला पार्ट को अगर आपने अर्थ कर दिया, अगर आपने न्यूट्रल वाला पार्ट को अर्थ कर दिया, या फिर अगर 3 फेज ट्रांसफार्मर है, अगर मान लीजिए ये डेल्टा कनेक्शन है और स्टार कनेक्शन है, ये स्टार वाला पॉइंट को अगर आपने अर्थिंग कर दिया तो ये आपका अर्थिंग जो है सिस्टम अर्थिंग के अंदर आता है, ठीक है। क्या आता है? सिस्टम अर्थिंग के अंदर। जो भी मतलब करंट कैरिंग पार्ट था उसको हमने अर्थ कर दिया तो सिस्टम अर्थिंग में। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैं बोलूँ कि यहाँ से कनेक्शन होगा, आपने कुछ इस तरह से कनेक्ट किया, एक न्यूट्रल रहा, एक आपने फेज लिया और एक न्यूट्रल लिया, और यहाँ पे आपके पास में कोई मोटर है, ठीक है, ये कोई मोटर है। तो मोटर के बाहरी भाग को अर्थात मोटर के योग को, ठीक है, अगर आपने अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया, मोटर के योग को अगर आपने अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया तो वह आपका किस में आता है? इक्विपमेंट अर्थिंग में आता है। तो होप सो आपको समझ में आया कि इक्विपमेंट अर्थिंग क्या होगा या सिस्टम अर्थिंग क्या होगा। वही चीज़ यहाँ पे मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये हमारा कोई भी मान लीजिए इंस्टॉलेशन है, कोई भी डिवाइस होगा, उसके बाहरी पार्ट या उसके एक्सटर्नल पार्ट को हमने क्या किया? अर्थ इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया। ये हमारा क्या कहला रहा है? ये क्या कहला रहा है? ये इक्विपमेंट अर्थिंग कहला रहा है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे देखिए ये न्यूट्रल से हमने कनेक्ट कर दिया, न्यूट्रल वाले पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, ये हमारा किस में आ गया? सिस्टम अर्थिंग में। अब यहाँ पे ध्यान से आप समझ भी लीजिए, ऐसे करके सप्लाई आपने दिया। अगर मान लीजिए बाय चांस यहाँ पे लीकेज करंट यहाँ पे ऐसे करके बॉडी में फ्लो कर गया, अगर कोई बंदा ऐसे करके टच किया तो टच करके हमारा कहाँ चला जा रहा है? अर्थ में चला जा रहा है, और अर्थ में जैसे जाएगा आपको झटका फील नहीं होगा, ठीक है। हाँ सॉरी, अर्थ अगर मान लो यहाँ से जाएगा, अर्थ यहाँ नहीं किए हुए होंगे तो बॉडी के थ्रू करंट फ्लो करेगा तो झटका फील आपको होगा, है ना, झटका फील होगा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर इसको भी आपने अर्थ कर दिया तो ये करंट जो होगा ये इसके द्वारा फ्लो कर जाएगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे जो डायग्राम लिखा है ये जो है आपके महापुरुष, है ना, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। ये महापुरुष जो है इस बॉडी को टच किए और यहाँ से देखिए रेड कलर में दिखाया हुआ है, इसके बॉडी के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है। कौन सा? तो लीकेज करंट फ्लो कर रहा है। लीकेज करंट आपको यहाँ से ये देखिए ऐसे करके यहाँ पे बॉडी में फ्लो कर गया। चूंकि यहाँ पे बॉडी में अर्थिंग नहीं किया हुआ है, इस कारण से इसके बॉडी में क्या किया? करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। ये जो महानुभाव है इसके शरीर के द्वारा करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। जब शरीर के द्वारा करंट फ्लो करेगा तो डेफिनेटली आपको क्या होगा? आपको शॉक फील होगा, राइट। तो इनसे बचने के लिए अगर मैं यहाँ से लेकर के आपको एक अर्थ कनेक्ट कर देता, अर्थ के पोर्शन से यहाँ से मेटालिक बॉडी को अगर अर्थिंग में कनेक्ट कर देता तो जो भी अर्थ फॉल्ट करंट था वो इधर से फ्लो कर जाता, ना कि इसके शरीर से फ्लो करेगा, है ना। तो जब इधर से फ्लो कर जाएगा तो इसके शरीर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इस कारण से आप कह सकते हैं कि इसका जो बॉडी है ये आपको झटका फील नहीं करेगा, या जो भी इसको संपर्क में होगा वो झटका फील नहीं करेगा, राइट। सो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे क्या? सिस्टम अर्थिंग और इक्विपमेंट अर्थिंग के बारे में। चल, तो यहाँ पे आप देखिए इस चीज को, दोनों चीज को आप समझ लीजिए। द टू टाइप ऑफ अर्थिंग आर, मेनली दो प्रकार के अर्थिंग होते हैं, एक है आपका सिस्टम अर्थिंग और दूसरा आपका इक्विपमेंट अर्थिंग। पहला आइए सिस्टम अर्थिंग। सिस्टम अर्थिंग में क्या कहता है? इन दिस ए पार्ट ऑफ अ सब स्टेशन, लाइक न्यूट्रल पॉइंट जो होगा, पार्ट ऑफ अ सब स्टेशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग मतलब वही जमीन से कनेक्ट किया हुआ है या अर्थ इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया हुआ, उसकी बात कर रहे हैं। तो वैसा पार्ट जो है इसको अगर आप डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं ग्राउंडिंग से, लाइक LV न्यूट्रल ऑफ अ स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर। अगर ट्रांसफार्मर हो या फिर आप बोल सकते हैं अर्थ स्विच हो या फिर सर्ज हो, अरेस्टर हो, कनेक्शन टू दी ग्राउंड डीसी, तो जो भी इक्विपमेंट है उसके लाइव को हम अगर लाइव वायर में अर्थात जैसे देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम आपको, ट्रांसफार्मर के हम लोग न्यूट्रल की बात करेंगे, ना कि ट्रांसफार्मर का बॉडी का बात कर रहे हैं, या अर्थ स्विच है उसमें जो कनेक्शन हुआ उसके पार्ट को हम लोग अर्थ किए होंगे। सर्ज अरेस्टर में को जो लाइव होगा उसको हम लोग अर्थ किए होंगे, तो उसको हम लोग किसके अंतर्गत रख रहे हैं? इक्विपमेंट अर्थिंग, सॉरी सिस्टम अर्थिंग के अंदर रख रहे हैं। ठीक है, समझ में आई बात। सो जैसे बेसिक एग्जांपल आप वही समझिए, ट्रांसफार्मर से ही समझेंगे।
क्योंकि आप अर्थ स्विच नहीं देखे होंगे, आइसोलेटर का कनेक्शन नहीं पता होगा, लाइक आपका सर्ज अरेस्टर का कनेक्शन नहीं पता होगा, लेकिन अगर ढंग से आपको याद हो तो जो ट्रांसफार्मर आप देखे होंगे पोल माउंटेड सबस्टेशन जिसको बोलते हैं, जो कि आप 2 पोल पे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है, तो उसके ऊपर पे आप ध्यान दीजिएगा, सबसे टॉप पे ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे चैनल के द्वारा वहाँ पे 3 अरेस्टर लगा होता है, लाइटनिंग अरेस्टर लगा होता है या सर्ज अरेस्टर बोलते हैं। वो तीनों कनेक्ट करके हमारा कहाँ पे कनेक्ट किया हुआ रहता है, आपका अर्थ में। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो होता है ना पोल माउंटेड सबस्टेशन, उसमें 3 अर्थिंग होता है, एक तो सर्ज अरेस्टर, बाकी दूसरा जो होता है पूरा मेटालिक पार्ट जितना भी होगा, जो भी लोहा लक्कड़ होता है सबको कनेक्ट कर दिया जाता है अर्थिंग से, और तीसरा ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल से कनेक्ट किया हुआ रहता है। ठीक है, तो 3 अर्थिंग जनरली हम लोग ट्रांसफार्मर के इंस्टॉलेशन में यूज करते हैं। सो यहाँ पे भी वही चीज़ है, तो ट्रांसफार्मर के अगर न्यूट्रल पोर्शन को आप अगर अर्थ कर रहे हो तो वो हमारा किसके अंतर्गत आ रहा है, सिस्टम अर्थिंग के अंतर्गत आता है। अगला है आपका कौन सा, इक्विपमेंट अर्थिंग। इन दिस metallic body of a devices are connected to the grounded to prevent electrical shocks to any personal touching that equipment। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं इक्विपमेंट अर्थिंग में कि जो भी मेटालिक बॉडी होगा या जो भी मेटालिक पार्ट आपका है, जैसे आयरन हो गया, आपका मतलब कि डिवाइस का हम बात कर रहे हैं, ठीक है, आपका मेटालिक पार्ट नहीं। तो लाइक मान लो आप आयरन यूज कर रहे हो, तो आयरन का जो बाहरी सरफेस है, जो बॉडी है, उसको है ना, फ्रीज रेफ्रिजरेटर जिसको आप बोलते हो, तो उसका बाहरी पोर्शन जो है उसको, या एसी है उसके जो भी बाहरी पोर्शन होंगे, मेटालिक पार्ट होगा, वो सब क्या होता है कनेक्ट करके, अगर आप उसको अर्थिंग से कनेक्ट कर देते हो तो वह किसके अंतर्गत आता है भाई, तो इक्विपमेंट अर्थिंग के अंतर्गत आता है। तो यही चीज़ है। अब अर्थिंग को हम लोग करते ही क्यों है ये बता दिए हैं, टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए, किसको, टू एनी पर्सनल टचिंग दैट इक्विपमेंट, कोई भी बंदा अगर उसको छूता है तो इलेक्ट्रिक शॉक फील हो सकता है ड्यू टू लीकेज करंट, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इक्विपमेंट अर्थिंग करते हैं। लाइक ट्रांसफार्मर टैंक बॉडी है ना, अर्थिंग, ट्रांसफार्मर का जो बॉडी होता है, मतलब कि जो टैंक होता है, उसको भी हम क्या करते हैं कनेक्ट कर देते हैं अर्थिंग से, बता रखा है। सर्किट ब्रेकर बॉडी अर्थिंग, आउटर बॉडी ऑफ डिवाइस, किसी भी डिवाइस के आउटर बॉडी को भी हम लोग क्या करते हैं अर्थ में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जनरली 2 प्रकार के अर्थिंग है, एक सिस्टम अर्थिंग है और एक इक्विपमेंट अर्थिंग है मेनली। अब इसके भी हम बताएंगे आपको प्रकार कि ये दोनों टाइप का अर्थिंग जो होगा वो किस प्रकार से कर सकते हैं, है ना। चलिए, यहाँ तो हो गया आपका। अगला हम देखते हैं कुछ डेफिनेशन है, और जो कि बेसिक चीज़ है उसको समझने के लिए आपको, उसको आप समझिए पहले, ठीक ना, जो कि जब आप अर्थिंग करने लगेंगे तो अर्थिंग करने से पहले आपको कुछ चीज़ें की जानकारी होना जरूरी है। जैसे आप वायर है तो उसको आप क्या बोलोगे, जो आप रॉड आप यूज़ करते हो अर्थ में, उसको आप क्या बोलोगे, तो इन सब चीज़ों को जानना जरूरी है। तो हम अब उसकी बात कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। पहला है आपका अर्थ इलेक्ट्रोड, है ना, पहला आपका क्या है, अर्थ इलेक्ट्रोड। आप कभी देखे होंगे कि जब कभी अर्थिंग की बात होती है, कभी भी घर में भी आप देखे होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं देखे होंगे, मोस्टली मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग देखे होंगे कि जहाँ कहीं मान लीजिए अगर ये घर है कहीं पे आपका, जहाँ पे अधिक वाटर सोर्स होता है, जहाँ पे अधिक पानी का प्रवाह होता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक रॉड लेते हैं और रॉड को जमीन के अंदर गाड़ देते हैं, या जमीन के अंदर हम डाल देते हैं, बरीड कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ से एक वायर के द्वारा हम कनेक्ट कर लेते हैं, और कनेक्ट करके हम मेटालिक बॉडी में लेके चले जाते हैं। ये अर्थ सरफेस है आपका, और ये आप नीचे लेके जाते हैं, ठीक है। जनरली जहाँ ज़्यादा पानी रहता है वहाँ पे आप कर देते हो, ठीक है। जैसे हम आपको ये भी बताए थे कि जो चापाकल होता है उसमें भी लोग कनेक्ट कर देते हैं, या जो मोटर बनाया जाता है, मोटर बनाने के लिए आप देखते होंगे लंबा लंबा पाइप जो आपका अंदर डाला जाता है ना, उसमें भी आप कनेक्ट कर देते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अर्थिंग कर सकते हो, जहाँ पे पानी अधिक हो वहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर देते हैं ताकि मॉइस्चर बना रहे, ठीक है ना। तो कनेक्ट करके हम क्या करेंगे, घर में कनेक्शन लेकर के आ जाएंगे, ठीक। तो ये जो आप रॉड लगा रहे हो ना भाई, ये जो आप रॉड लगा रहे हो, इस रॉड को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। इस रॉड को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। समझ में आई बात। अब ये रॉड आपका अलग अलग प्रकार का होगा, मतलब इसमें जो अर्थिंग होगा अलग अलग होता है। प्लेट अर्थिंग होता है, पाइप अर्थिंग होगा, रॉड अर्थिंग होगा, आपका स्ट्रिप अर्थिंग होगा, ठीक है। ये सब चीज़ के बारे में आगे मैं बताऊंगा। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं। तो बेसिक चीज़ में ऐसा समझ लीजिए कि वैसा मेटालिक पार्ट कह लीजिए या मेटल कह लीजिए, जिसको कि आप जमीन के अंदर
बरीड करते हैं या जमीन के अंदर धंसाते हैं फॉर द अर्थिंग पर्पस, उसको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं, राइट। चल, तो वही चीजें देखो, ए मेटल प्लेट है ना, वो प्लेट के फॉर्म में भी हो सकता है, पाइप, रॉड एम्बेडेड इन अर्थ, एम्बेडेड मतलब होता है अंदर धंसाना, है ना, उसको ठोक ठोक के या तो धंसा दो, गड्ढा बना के आप उसमें डाल दो, इस तरह से, ठीक है। इन अर्थ फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग एन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन विथ मास ऑफ अर्थ इज नोन एज अर्थ इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। क्या हुआ, मास ऑफ द अर्थ कहने का मतलब जमीन से हम उसको क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, इन द सेंस कि जमीन में हम उसको घुसा देते हैं, समझे बात को। तो सीधा सीधा अर्थ इलेक्ट्रोड किसको बोला जाता है कि कोई भी मेटल पार्ट जिसको कि आप अर्थिंग पर्पस के लिए जमीन के अंदर आप एम्बेडेड करते हो या जमीन के अंदर आप घुसाते हो या उसको आप अंदर गड्ढा बना करके या तो कर दो या ठोक करके जो होता है हैमर की मदद से उसको जमीन में आप धंसा देते हो, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्लियर। चल, each electrode shall be connected provided at a generating station, substations, consumer houses according to IS 3043/1966। तो कहा जाता है बेसिक भाषा में कि हर एक सब स्टेशन, भाई उद होता है, सब स्टेशन में तो होना ही होना है, कोई दो राय नहीं है कि नहीं होगा, एक छोड़ दो होता है ना, दो अर्थिंग जनरली हम लोग करते हैं फॉर द बैकअप पर्पस, कह लो कि एक फेल हुआ तो कम से कम दूसरा तो काम करेगा, है ना। और भी बताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भी आप अर्थिंग लगा सकते हो डिपेंडिंग अपॉन रेसिस्टेंस वैल्यू, है ना, कि अगर अधिक रेसिस्टेंस है तो हम 2-4 पैरेलल में लगा देंगे तो पैरेलल में रेसिस्टेंस क्या होता है, घट जाता है, इसलिए पैरेलल में कनेक्ट करके हम इलेक्ट्रोड का लगा देते हैं ताकि रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या हो, कम हो, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हर एक जगह लगभग लाइक सब स्टेशन हो गया या फिर कोई सा जनरेटिंग स्टेशन हो गया, कंज्यूमर हाउसेस। अब देखो जो भी लोग अभी के टाइम में मॉडर्न मतलब लेटेस्ट में जो नया नया घर बना रहे हैं उसमें वायरिंग करवाएंगे, वो पक्का भले देर होगा, मतलब नया घर बनने के बाद 2 साल बाद हो, 4 साल बाद हो, लेकिन अगर वायरिंग करवाएंगे तो आप श्योर रहिएगा कि उसमें वो अर्थिंग भी देंगे, है ना। पहले भी रहता था, मैं ये नहीं कह रहा कि पहले नहीं रहता था, पहले भी रहता था, बाकायदे अब प्रॉपर तरीके से अर्थिंग दिया जाता है, प्रॉपर तरीके से अर्थिंग का कनेक्शन बनाया जाता है। पहले तो जैसे जैसे कनेक्ट कर देते थे, ठीक है ना। तो पहले के अपेक्षा अब जो है बेहतर तरीके से लोग जागरूक हो गए हैं और अर्थिंग का कनेक्शन अपने घरों में देना स्टार्ट कर दिए हैं फॉर द सेफ्टी पर्पस। क्लियर ना। तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि हर एक जगह रहना चाहिए, जनरेटिंग स्टेशन कह लीजिए, सब स्टेशन कह लीजिए या कंज्यूमर हाउसेस हो गया, एवरीवेयर, ठीक। चलिए अगला देखते हैं अर्थ वायर। अर्थ वायर क्या है, वायर है आपका, कंडक्टर कह लीजिए जो कि कनेक्ट करता है दो इलेक्ट्रोड के बीच में। एक कंडक्टर connected to earth, a conductor connected to earth and usually situated near to the associated line conductor which is used for equipment earthing, ठीक है, which is used for equipment earthing। तो सीधा सीधा क्या बोल दिया यहाँ पे, समझ लीजिए, ठीक है। ये हमारा अर्थ हो गया, इसके अंदर आप मान लीजिए ये प्लेट अर्थिंग हो गया या पाइप अर्थिंग भी होगा, यहाँ से आप कनेक्शन करके ले जाएंगे यहाँ तक। ये आपका मान लीजिए कोई बॉक्स हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हो गया, आपको पता है ये आयरन का होता है, ये सब नट बोल्ट है, और इसी में आप क्या करते हो, कनेक्ट करते हो किसको, अर्थिंग को, ठीक है ना। इसी में आप क्या करते हैं, यहाँ से इसमें कनेक्ट कर दिए, ठीक। ये चीज़ जो है हमारा क्या कहलाया, अर्थ वायर, ठीक है। ये चीज़ हमारा क्या कहलाया, अर्थ वायर कहलाया, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई कंडक्टर कनेक्टेड टू द अर्थ and usually situated near to the associated line conductor which is used for equipment earthing is called as earth। तो जो इलेक्ट्रोड के पास से मेटालिक बॉडी तक गया हुआ है वायर के फॉर्म में, भाई वायर ही रहता है, ऐसा नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा रहेगा। ये वाला जो वायर होगा यहाँ अर्थ से कनेक्ट करके आप यहाँ तक लाओगे ना, यही हमारा क्या कहला रहा है, अर्थ वायर। अब इसके बाद आप इधर भी अर्थ ले जाओगे, ठीक है, इसके बाद भी आप इधर अर्थ ले जाओगे, जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना, ठीक है, वह भी अलग होता है। अब हम बात करते हैं अर्थ करंट पर, है ना, कि अर्थ करंट क्या होता है। सो करंट फ्लोइंग थ्रू द ग्राउंड दैट इज सेट अप बाय आइदर न्यूट्रल और मैन मेड पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने क्या बोला, जो अर्थ करंट होता है जो कि जमीन में करंट फ्लो करता है, लाइक ऐसा समझ लो,
जैसे मान लीजिए ट्रांसफार्मर का टैंक है या कोई भी बॉडी होगा, मेटालिक बॉडी में ऐसा बोल रहा हूँ, ये मेटालिक बॉडी है। मेटालिक बॉडी से ये जो करंट फ्लो किया और यहाँ पे आपका अर्थ, और अर्थ में जो करंट हमारा फ्लो कर गया वो हमारा क्या कहला रहा है, अर्थ करंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे करंट फ्लोइंग थ्रू द ग्राउंड, जमीन से जो करंट फ्लो करे भाई वही लीकेज करंट है ना, वही लीकेज करंट जो है जमीन से फ्लो करता है। यहाँ से जो करंट फ्लो किया वो यहाँ जमीन तक पहुँचा, लेकिन जमीन के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो हमारा अर्थ करंट कहलाए। समझे मेरी बात को? हाँ ठीक है, चल तो ये अर्थ करंट हो गया। अब ये न्यूट्रल के वजह से हो सकता है या फिर डिस्टरबेंस कह लो एक तरह से, कि कहीं से आपका फ्लो कर गया, ठीक, कहीं से इन द सेंस की मेटालिक बॉडी से अनवांटेड पाथ इधर मन किया उधर से फ्लो कर गया, वही तो बोल रहे हैं। या फिर मैन मेड पोटेंशियल डिफरेंस। मैन मेड पोटेंशियल डिफरेंस कहने का मतलब क्या, आपके अंदर भी कुछ रेसिस्टेंस वैल्यू है, जनरली 1000 ओम तक आपका कंसीडर किया जाता है। ठीक है, 900 से 1000 ओम तक आपकी बॉडी का रेसिस्टेंस रहता है, ज़्यादा भी हो सकता है, आपके प्रतिरोधक क्षमता पे डिपेंड करेगा ये। ठीक है, बाकी और भी अंतर होता है, वेटेड में आप रहिएगा, मतलब भीगा हुआ शरीर की बात कर रहे हैं या फिर ड्राई शरीर है, तो दोनों का रेसिस्टेंस वेरी करता रहेगा आपका। ठीक है, तो उसके कारण भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस बनता है ना, तो उसके कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके कारण भी जो है हमारा अर्थ के द्वारा करंट फ्लो करता है, मतलब बॉडी के द्वारा जो होके करंट फ्लो कर जाएगा भाई, उसको हम क्या कर रहे हैं, अर्थ करंट कर रहे हैं। ठीक है, चलो अगला देखो आप, अर्थिंग लीड। अर्थिंग लीड क्या हुआ, द अर्थ वायर which connects any other apparatus to the earth to the earth electrode is known as earthing lead। ठीक है, earthing lead कि हर एक apparatus को जो आप इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देते हो, हर एक इलेक्ट्रोड को आप जो कनेक्ट कर देते हो उसको हम क्या बोल रहे हैं, अर्थिंग लीड बोल रहे हैं। देखो अर्थिंग लीड, अर्थिंग वायर, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर ऑलमोस्ट आपको सिमिलर लगेगा, डिफरेंसेज सब एक ही वायर रहता है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग वायर है, सब वही रहता है। या तो गैल्वेनाइज्ड आयरन का वायर यूज करो या कॉपर वायर यूज करते हो, तो जनरली कॉपर वायर महंगा होता है, इस कारण से हम जीआई गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हर जगह वही होता है। जब घर में आओगे तो नॉर्मल जो आप इंसुलेटेड वायर जो आप यूज करते हो उससे भी आप अर्थ का कनेक्शन दे देते हो। ठीक है, वायर आपका सब वही रहेगा, चेंजेस नहीं है सब, लेकिन हाँ डेफिनेशन थोड़ा अलग बना दिया है सिर्फ। जो कनेक्ट करता है एनी अदर एपरेटस, किसी अदर एपरेटस को, है ना, किसी अदर एपरेटस को कनेक्ट कर देता है टू बी अर्थ होने के लिए, किससे, अर्थ इलेक्ट्रोड से, तो उसको कहते हैं अर्थ लीड। एक होता है अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, द कंडक्टर बाय मींस ऑफ व्हिच मेटल बॉडी ऑफ इक्विपमेंट इज कनेक्टेड टू द अर्थ। देखो ईसीसी किसको बोल रहे हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि आप एक ये अर्थिंग बना दिए, यहाँ से कनेक्शन लिए, ये आप मेटल बॉडी से मान लीजिए यहाँ से आप कनेक्शन लिए, यहाँ पे आप कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ से आप अर्थिंग लेकर के किसी भी मोटर में आपने क्या किया, कनेक्शन दिया, मोटर के बाहरी से ये मेटालिक बॉडी में कनेक्ट कर दिया, ये मेटालिक बॉडी में कनेक्ट कर दिया, किसी भी डिवाइस के मेटालिक बॉडी में कनेक्ट कर दिया, तो यही हमारा क्या कहलाता है, ईसीसी कहलाता है, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। ठीक है, क्लियर ना, ये सब डेफिनेशन है, छोटा छोटा चीज आप ध्यान में रखिएगा। एक है आपका फॉल्ट करंट। अब देखो फॉल्ट करंट को भी डिफाइन करना पड़ेगा। कभी भी सर्किट में जब फॉल्ट आता है ड्यू टू हाई वोल्टेज कह लो या फिर हाई करंट कह लो, उसके कारण किसी भी प्रकार का कोई फॉल्ट आया तो उसको तो आप फॉल्ट कर दो। उस फॉल्ट के कारण एक जो करंट होगा, करंट फ्लो करेगा, उसको हम क्या कर रहे हैं, फॉल्ट करंट कर रहे हैं। जैसे कि ध्यान दो, A fault condition occurs when one or more electrical conductors short circuited each other। Fault current या fault कब होता होगा, कोई दो कंडक्टर फेज वाला है, दोनों आपस में सट गए, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, एक प्रकार से क्या हुआ, फॉल्ट हुआ। ठीक है, ईच अदर और टू दी ग्राउंड, या फिर कोई फेज वायर है वो जमीन से डायरेक्टली आप फेज वायर को कनेक्ट कर दिए। जैसे देखते होगे लंबा लंबा वायर जो था, मतलब हाई टेंशन वायर जो था वो जमीन पे गिर जाता है, उससे देखते हो कि जमीन पे गिरता है तो वहां पे भी आपको बिजली रहता है। ठीक है, बिजली रहता है, तो उसके कारण क्या हुआ, फॉल्ट आया। सो यहाँ पे ध्यान दो, डी इलेक्ट्रिकल करंट व्हिच फ्लोज थ्रू अ सर्किट ड्यूरिंग एट इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कंडीशन इज कॉल्ड एज फॉल्ट करंट। तो फॉल्ट के दौरान जो करंट फ्लो करता है उसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं, फॉल्ट करंट के अंतर्गत रखते हैं। मतलब समझ में आया।
जब शॉर्ट सर्किट हुआ, दो कोई कंडक्टर आपस में टच कर गया या संपर्क में आ गया या शॉर्ट सर्किट हो गया, दोनों फेज वायर हो गया या कोई तीसरा वायर हो गया, मान लो शॉर्ट सर्किट हो गया, या फिर वह जमीन से कनेक्ट हो गया, अर्थ से डायरेक्टली कनेक्ट हो गया फेज वायर, तो उस टाइम या उस कंडीशन को हम लोग फॉल्ट कंडीशन में रखते हैं। और उस फॉल्ट कंडीशन के दौरान जो करंट फ्लो करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉल्ट करंट कहते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट इसको कहते हैं लीकेज करंट, है ना। that current that flows through the protective ground conductor to the ground is called as leakage current। कहने का मतलब क्या हुआ ये भी समझ लीजिए। लीकेज करंट अभी बताए भी होंगे, जैसे कि कोई भी मेटालिक बॉडी होगा, कोई भी मेटालिक बॉडी मान लो है, ये हम ले लिया आपका यहाँ पे, ये अगर मेटालिक बॉडी है, यहाँ पे आपका स्टेटर रोटर जो भी बोलिए, या स्टेटर हम मान लेते हैं, और ये रोटर है। यही होता है ना मोटर वगैरह में जी, पढ़ चुके हो ये सब। तो ये स्टेटर है जो कि फिक्स रहता है, कास्ट आयरन का बना होता है, जिसमें आप मेटालिक बॉडी बार बार कह रहे हो। इसमें आपका अगर किसी प्रकार का करंट फ्लो करने लगा, ठीक ना, और इसको आप अर्थ से कनेक्ट करते हो, यही करंट आपका क्या कहलाता है, लीकेज करंट कहलाता है। ये करंट क्या होता है, लीकेज करंट कहलाता है, जिसको कि आप अर्थ करते हो या फिर अर्थ में आपको फ्लो करवा देते हैं। सो देखो, दैट करंट दैट फ्लोज, वैसा करंट जो कि फ्लो करता है थ्रू द प्रोटेक्टिव ग्राउंड कंडक्टर टू द ग्राउंड, कॉल्ड लीकेज करंट। तो ये करंट जो होता है क्या होता है, आपका प्रोटेक्टिव ग्राउंड से आपका चला जाता है, उसी के लिए तो हम लोग ओवरऑल अर्थिंग कर रहे हैं ना। वही करंट आपका क्या होगा, अर्थ में फ्लो करने लगता है, तो उसी को आप किसके अंतर्गत रख रहे हो भैया, तो वो हमारा क्या है, लीकेज करंट है। समझ में आई बात, लीकेज करंट क्या होता है, क्लियर है। चल आगे देखो, कुछ हम देखते हैं ये सब फैक्टर, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत बेसिक चीज़ है, ऐसा है कि आप समझ लेंगे। हेडिंग बनाइएगा, फैक्टर्स ऑन विच अर्थ रेसिस्टेंस वैल्यू डिपेंड। कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसपे कि अर्थ रेसिस्टेंस का वैल्यू डिपेंड करता है। ध्यान रखिएगा, एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा कितना कितना वैल्यू होना चाहिए, बट अर्थ रेसिस्टेंस हमेशा लो होना चाहिए। जितना कम होगा अर्थ रेसिस्टेंस उतना अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है ना। जितना कम होगा अर्थ रेसिस्टेंस उतना अच्छा होगा आपके लिए, ठीक। तो हम हमेशा मतलब हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि अर्थ का जो रेसिस्टेंस वैल्यू हो वो हमेशा कम रहे। 0 हुआ बहुत अच्छा, 1 ओम 0.5 ओम ऐसा हुआ बहुत अच्छा। जनरली 1 ओम या 0.5 ओम तक हम लोग मेंटेन करके रखते हैं। भाई 1 ओम बोल रहा हूँ, ध्यान रखना या, ठीक, तो उसको हम मेंटेन करके रखते हैं। तो अब जब उसको मेंटेन करना होगा तो आप किस किस वैल्यू पे डिपेंड करता है ये जानना भी जरूरी है। तो वही चीज़ है, अर्थ रेसिस्टेंस वैल्यू डिपेंड्स अपॉन किस किस पे, कंडीशन ऑफ सॉइल, ठीक है। अर्थ रेसिस्टेंस का वैल्यू किस किस पे डिपेंड करता है, तो पहला है आपका कंडीशन ऑफ सॉइल। सॉइल का कंडीशन कैसा है, क्या जो सॉइल माने मिट्टी होता है, मिट्टी ड्राई है मतलब सूखा हुआ है, या गीला मिट्टी है, कंडीशन कैसा है, ठीक है। तो गीला और ड्राई बोथ आर इम्पोर्टेंट। अगर सूखा हुआ होगा तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, अधिक होगा, और अगर भीगा हुआ मिट्टी है, गीला मिट्टी है, उसका रेसिस्टेंस कम होगा। इसीलिए कहा जाता है कि अर्थिंग का कनेक्शन आपको वहाँ करना चाहिए जहाँ पे कि वाटर का फ्लो होते रहे, वो बहुत बेहतर माना जाता है। वहाँ पे आपको अलग से वाटर पोर करने की आवश्यकता नहीं होती है, समझे मेरी बात को। तो इसलिए कहता है कि अगर मान लीजिए वेटेड होगा या गीला होगा सॉइल तो ये बेटर होगा, वहाँ पे रेसिस्टेंस कम होगा, ठीक। मतलब वेटेड रहेगा, वेटेड सॉइल है तो ये अच्छा है, सॉइल अगर है तो ये अच्छा है, यहाँ पे रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और अगर ड्राई है तो यहाँ पे आपके पास रेसिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अक्सर हम लोग मेंटेन करते हैं क्या, वेटेड। तो आपको आगे जब मैं बताऊंगा टाइप ऑफ अर्थिंग में तो ध्यान से देखिएगा, उसमें हम लोग अलग से पानी देते हैं, मिलाते हैं फॉर मेंटेनिंग मॉइस्चर, या फिर उसको भिगाने के लिए, उसको गीला करने के लिए, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ सॉइल हम लोग देख लिए कैसा है, दलदल रहेगा या फिर सूखा हुआ है, वैसे सिचुएशन को देखेंगे। कोशिश रहना चाहिए हमें वेटेड सॉइल रखने का। दूसरा देखिए यहाँ पे मॉइस्चर ऑफ अ सॉइल, ठीक है, मॉइस्चर ऑफ अ सॉइल। अब देखो मॉइस्चर है तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको पता चलेगा कि वह भीगा हुआ एरिया होगा तभी मॉइस्चर होगा। जैसे ठंड वगैरह के मौसम में आप देखते होंगे सुबह सुबह जो है ओस गिरते रहता है, जब ओस गिरते रहता है तो उस टाइम आप देखिएगा कि ज़मीन भी नीचे जो होता है वह मॉइस्चराइज रहता है, मतलब हल्का हल्का उसमें आपको लगेगा नमी बरकरार है ना, नमी क्या रहता है उसमें बना हुआ रहता है। तो उसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे, नमी अगर बना हुआ रहेगा
मिट्टी का, तो डेफिनेटली उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, उसका रेसिस्टेंस कम होगा, और अगर वह धीरे धीरे ड्राई होने लगेगा तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, उसका बढ़ने लगेगा। सो हम लोग फोकस करते हैं कि उसका रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे कंडीशन में आप ध्यान दीजिएगा, ड्राई है या फिर वेट है, वेटेड है। ठीक है, होना चाहिए कैसा, वेटेड। मॉइस्चर में, मॉइस्चर डेफिनेटली ज़्यादा होना चाहिए, तब रेसिस्टेंस आपका क्या होगा, कम होगा। अरे कभी कभार आप देखिएगा ध्यान से, अगर आप लोग किए होंगे तो पता नहीं, बचपन में क्या होता था ना, समझना इस चीज़ को। बचपन क्या मतलब अभी भी लोग करते हैं, जैसे मान लो कि ये घर है, ये आपका घर है, ठीक है, और ये पोल है, यहाँ पे आपके पास में, यहाँ पे ये कंडक्टर गया हुआ था, यहाँ से आप वायर ले जाते थे और यहाँ पे ऐसे करके नोक्सी फंसाते थे। ठीक, तो जब इसको यहाँ से ऐसे इसमें ले जाना होता है तो हम लोग बांस का टुकड़ा यूज करते थे, है ना, बांस का टुकड़ा। इसमें देखोगे कि ऐसा करके एक हम लोग ऐसे कुछ बना देते थे ताकि बांस का टुकड़ा इसमें घुस जाए आराम से। गुल होता था, गुल का डब्बा रहे या बोतल काट करके उसमें डाल देते थे, मतलब अपना जुगाड़ जो है वो लोग लगाता था। तो बांस के टुकड़ा से इसको क्या किया था, मतलब इसमें टैपिंग किया जाता था। ये बांस का टुकड़ा जो रहता था ना, हमेशा ऐसा सुझाव दिया जाता था कि ये बांस का टुकड़ा हमेशा सूखा हुआ होना चाहिए। रीजन यही है कि सूखा रहेगा, उसका रेसिस्टेंस अधिक होगा, तो करंट फ्लो नहीं करेगा, तो आपको झटका भी फील नहीं होगा, आप सुरक्षित रहिएगा, नहीं तो फिर चले जाइएगा, है ना। और अगर यहाँ पे गीला बांस आप यूज करते हैं तो फिर दिक्कत है, गीला बांस का रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, गीला बांस का रेसिस्टेंस कम होगा, सो करंट इजीली फ्लो कर सकता है, चांसेस है। तो फिर अगर लग गया तो फिर ऊपर जाइएगा। ठीक है, तो यही चीज है यहाँ पे, इस कारण से हम ऐसा बता रहे हैं कि ध्यान रखिएगा, जो भी जहाँ पे भी आपका गीला रहेगा, है ना, वेटेड होगा। आप ये भी तो बोला था ना भाई, कभी भी ना मतलब भीगा हुआ हाथ से सप्लाई को टच नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भीगा हुआ हाथ से या भीगा हुआ बॉडी का रेसिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, और अगर आपने सप्लाई को टच किया तो उस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि करंट इजीली आपके बॉडी के थ्रू फ्लो करेगा और फिर आप प्यारे हो जाएंगे। समझे बात को? इसलिए बॉडी ड्राई होना चाहिए, या जो भी ड्राई रहता है रीजन, उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, अधिक होगा। तो यही चीज़ है आपका। तो ये आपका हो गया मॉइस्चर कंट्रोल ऑफ सॉइल। मॉइस्चर होना चाहिए तब रेसिस्टेंस लो होगा, मॉइस्चर अगर ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा। ठीक है, सॉरी, मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, राइट। अगला है टेम्परेचर ऑफ सॉइल। देखो टेम्परेचर बोल रहे हैं तापमान, अगर तापमान भी ज़्यादा हो गया जो मॉइस्चर होगा धीरे धीरे क्या होगा, इवोपोरेट होने लगेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, मॉइस्चर घटने लगेगा। तो मॉइस्चर जब घटने लगेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ने लगेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हम हमेशा चाहेंगे रेसिस्टेंस को बिल्कुल कम रखें। ठीक है, रेसिस्टेंस हमेशा बिल्कुल कम रहे, राइट। अगर रेसिस्टेंस कम रहेगा तो अच्छा है ना जी, 1 ओम 0.5 ओम तक हम लोग मेंटेन करने का कोशिश करते हैं, तो वो बेटर है हमारे लिए। ठीक, तो हम टेम्परेचर पे भी ध्यान देते हैं कि टेम्परेचर कम होना चाहिए। अगर टेम्परेचर कम होगा, जो मॉइस्चर बना होगा उसमें भी क्या होगा, इवोपरेशन कम होगा। इवोपरेशन कम होगा मतलब कि मॉइस्चर कंटिन्यू बरकरार रहेगा, मॉइस्चर बना हुआ रहेगा, और मॉइस्चर बना हुआ रहेगा तो रेसिस्टेंस का वैल्यू भी क्या होगा, कम होगा। अगला देखते हैं डेप्थ ऑफ इलेक्ट्रोड एट विच एम्बेडेड। गहराई की बात कर रहे हैं, जमीन के नीचे की बात कर रहे हैं भैया, जमीन के नीचे। अब देखो मान लो ये जमीन है, आपको पता है जमीन से जितना नीचे जाओगे आपके पास में ये मॉइस्चर क्या होगा, बढ़ते, मॉइस्चर नहीं कर सकते, ये धीरे धीरे नमी जो होगा यहाँ पे बढ़ते चले जाएगा। गड्ढा खोदते जाते हो, देखो पानी मिलने लगता है एक समय पे, तो जैसे ही होगा धीरे धीरे आपको गीला मिट्टी मिलना स्टार्ट हो जाता है, समझे। ये डेप्थ पे भी डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोड को आप कितने गहराई में ले जा करके किए हो। ठीक है, इसलिए बोला था चापाकल हुआ या फिर जो आप मोटर बनाते हो, क्योंकि वो बहुत गहराई 100 फीट 150 फीट तक में रहता है, तो इतना नीचे है तो डेफिनेटली वहाँ पे तो पानी का लेवल बना रहेगा ना, या भीगा हुआ वहाँ पे एरिया रहेगा, उसके चारों तरफ भीगा हुआ रहेगा, तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। सो जितना नीचे रहेगा, बोले तो डेप्थ कहिए कि आपका अगर ज़्यादा है, डेप्थ ज़्यादा है, ठीक है, डेप्थ अगर ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, बोले तो यहाँ पे ऐसा कर लीजिए, डेप्थ ज़्यादा, मॉइस्चर क्या होगा, मॉइस्चर भी ज़्यादा होगा, और मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, ये कम होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ये भी ध्यान रखते हैं कि डेप्थ हमारा कितना है, यह भी जो है रेसिस्टेंस को प्रभावित करता है। मेटल ऑफ अर्थ प्लेट एंड अर्थ वायर, आपको पता है कि रेसिस्टेंस और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस मेटल पे भी डिपेंड करता है। जैसे कॉपर का रेसिस्टेंस
एल्युमिनियम का रेसिस्टेंस, जिंक का रेसिस्टेंस, सब अलग अलग मेटल है, सबका रेसिस्टेंस भी अलग अलग है। तो किस प्रकार का मेटल आप यूज कर रहे हैं वो भी आपके लिए एक फैक्टर है कि वह भी रेसिस्टेंस के वैल्यू को मेंटेन करेगा। तो आपको जब इलेक्ट्रोड यूज करोगे तो डेफिनेटली ध्यान रखना एल्युमिनियम और कॉपर का इस्तेमाल जनरली किया जाता है, या एल्युमिनियम नहीं सॉरी जीआई गैल्वेनाइज्ड आयरन का यूज किया जाता है। क्योंकि कॉपर महंगा होता है इसलिए हम लोग जीआई वायर का यूज करते हैं, या जीआई का ही आप लगभग गैल्वेनाइज्ड आयरन का ही प्लेट पाइप सब यूज करते हैं। ठीक है, तो दोनों सेम होना चाहिए, अर्थ इलेक्ट्रोड अर्थ वायर दोनों आपका सेम मटेरियल का होना चाहिए, चेंजेस नहीं होना चाहिए। क्वालिटी ऑफ अ कोल डस्ट एंड चारकोल इन ईच इलेक्ट्रोड पिट। अब देखो अर्थिंग बनाने के लिए हम लोग पहले पिट बनाते हैं, पिट मतलब होता है गड्ढा, एक गड्ढा बनाते हैं। तो गड्ढा बनाते हैं तो मॉइस्चर तो रहता ही रहता है, ठीक है, लेकिन उसमें हम लोग क्या करते हैं चारकोल और साल्ट डालते हैं, मतलब कोयला और नमक डाल देते हैं ताकि जो मॉइस्चर हो, नमी जो है वह बरकरार रहे, वह बना रहे चारों तरफ। ठीक है, तो अब ज़्यादा नमी बना रहेगा कब, जब बढ़िया क्वालिटी का आप चारकोल यूज करोगे, है ना, तो क्या होगा नमी भी अच्छा बना रहेगा। सो सेम थिंग इधर कि इसका क्वालिटी क्या है कोल डस्ट का या फिर चारकोल का इलेक्ट्रोड पिट में, वह भी क्या होगा अच्छे क्वालिटी का डालोगे तो अधिक ज़्यादा टाइम तक वो नमी को बनाए रखेगा, और नमी ज़्यादा टाइम तक बना रहेगा रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा कम होगा। अगला है आपका साइज ऑफ कंडक्टर। अब कंडक्टर के साइज को आप क्या रखें, आपको ये पता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। एरिया अगर मान लीजिए आप ज़्यादा रखते हैं तो रेसिस्टेंस क्या होता है कम होगा। सो द सेम थिंग साइज कंडक्टर का आप क्या रखें, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा कम होगा, स्वाभाविक है कम उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाते हैं। ठीक है, मेटल ऑफ अर्थ प्लेट एंड अर्थ वायर, ये तो हो ही गया अभी यहाँ पे अर्थ प्लेट और अर्थ वायर का कि आपका किस मेटल का आप यूज़ कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। सो ये आपके थे फैक्टर्स कि कौन कौन से फैक्टर पे अर्थ का रेसिस्टेंस या फिर इलेक्ट्रोड का रेसिस्टेंस वैल्यू डिपेंड करता है। क्लियर ना, उम्मीद कर रहा हूँ आपको पता चला होगा। तो आज हम लोग सीखेगा सिस्टम अर्थिंग के बारे में और इक्विपमेंट अर्थिंग के बारे में कि सिस्टम अर्थिंग और इक्विपमेंट अर्थिंग क्या होता है। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन था, आप एक बार देख लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूजन से बाहर निकलना है ना। पहले अगर कंफ्यूजन हो तो कंफ्यूजन क्लियर कर लेने का है, समझ गए भाई। अगर नहीं कंफ्यूजन क्लियर होगा तो फिर जिंदगी जो है बीच मझधार में लटकता रहेगा। सो आपको बीच मझधार में नहीं रहना है, किसी इस पार या उस पार ऐसा रहेगा, ठीक है, क्लियर ना। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, अगले लेक्चर में और हम लोग पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए आज यहाँ तक, मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।